हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 पेपर 2 में पॉलिटी में आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। हमने लेक्चर नंबर 3 में जो आपको क्या है गवर्नर के बारे में जो एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अभी देखो जो वी नारायण स्वामी का जो है गवर्नमेंट है जो गिर गया। देखा जाए तो अभी बीजेपी ने लास्ट 7 ईयर्स इस बार पावर में, यानी कि मई में पावर में आए हुए 7 ईयर्स हो रहा है। तो कहीं न कहीं जहाँ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की उनके पास कोई भी एमएलए या कुछ भी प्रेजेंस नहीं था, वहाँ सरकार बना लिए। अभी आज के डेट में देखो तो नॉर्थ ईस्ट में सब स्टेट में करीब-करीब इनके पास पावर में आ गए हैं। अ, और फिर आप देखो पौंडीचेरी में एक भी इनके पास एमएलए नहीं था, सिर्फ 3 नॉमिनेटेड थे। वो उन लेकिन फिर यहाँ भी अब जो भी है आइदर इनका पावर, अब इलेक्शन चूँकि होने वाला है, तो हर जगह जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हाट्सोएवर हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेशल गवर्नर के ही एक तरह से सब पार्ट हैं, गवर्नर के ही तरह वो बिहेव करते हैं। हाँ, उनमें से डिफरेंट कुछ जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, उनके डिफरेंट ये पावर सेटअप हैं यूनियन के साथ, लेकिन स्टेट के पास मोर ऑटोनॉमी है। तो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि किरण बेदी एक तो रेगुलर रूप से चर्चा में रही और अभी जो है, जो वी नारायण स्वामी का गवर्नमेंट जो है वो गिर गया। तो ये फिर जैसे जो कुछ हुआ आपके हर स्टेट्स में हो रहा है, तो आपको गवर्नर पे अच्छा खासा आइदर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, और इनफैक्ट यदि नहीं कुछ है तो पेपर 1 में तो आपको गवर्नर वगैरह के बारे में प्रॉपर तरीका से जानने ही चाहिए, तो जो कुछ हमने स्मॉल में बताया। तो आज हम जो है जुडिशरी के बारे में देखेंगे। तो जुडिशरी, तो देखो जुडिशरी क्या है? हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑर्गन है, तो 3 फ्रेंच फिलॉसफर एक मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है? मॉन्टेस्क्यू। फ्रेंच के एक फिलॉसफर थे, या ठीक है, ये एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह सकते हो, लेकिन मेनली जो है फिलॉसफर थे ये। तो फ्रेंच फिलॉसफर मोंटेस्क्यू ने जो आपका जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों को बोला कि सेपरेशन होना चाहिए, और इनके अनुसार एक तरह से है कि वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए। वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब है कि तीनों के वर्क इंडिविजुअली डिसाइडेड होने चाहिए, तीनों के एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हर जगह जो है कि कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए। देखो हाँ, इसमें मैं कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, कंटेंट जो भी है इसमें मैं इंग्लिश में रख रहा हूँ, इस वजह से कि आप देखो जब पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आप अपना हिंदी मीडियम के हो, तो हिंदी मीडियम में पढ़ ही रहे हो, या जो यहाँ सब्सक्राइब हो तो वो हिंदी मीडियम में, उनको हिंदी माध्यम में मैं बताऊँगा ही, ठीक है? तो वो आप उनको देखो, उनको ये समझो, ठीक है? उनको ये करो। और उसके बाद जो इसमें है, इंग्लिश में मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आर्गुमेंट राइटिंग भी लिखने के लिए आता है, रिपोर्ट राइटिंग भी लिखने के लिए आता है। तो हम देखो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो एक लेक्चर और हम कर लेंगे। कल मिसलेनियस कुछ चीज़ें जो पॉलिटी में रहेगा, जो आपको जानना चाहिए, वो आपको मैं बता दूँगा। उसके बाद जो है वो क्या है कि जो हम कल एक तरह से फाइनेंस कमीशन और ये रिलेटेड चीज़ों को हम देख लेंगे। ऑब्वियसली वो इकोनॉमी का ही भी पार्ट है, लेकिन हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक तरह से कुछ मिक्स होता है, तो मैंने बोला ना कि आपको इंटीग्रेटेड वे में देखना है। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो उसको पॉलिटी में ही देखोगे, इकोनॉमिक्स में आ गया तो उसको नहीं करोगे, या फिर हिस्ट्री में देख रहे हो तो उसको पॉलिटी में नहीं, वो इंटर रिलेटेड ये होना है। लेकिन एक और हम लेक्चर जो करेंगे वो आपका मिसलेनियस हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक में हम एसे लेंगे, तो एसे आपको रिटन फॉर्म में हम यहाँ दिखाएँगे जो आपका हिंदी में होगा, बाकी एक रिपोर्ट होगा, एक आर्गुमेंट होगा। इसी ढंग से हम थीम वाइज़ उसमें से चलेंगे। तो आज हम जो देखते हैं जुडिशरी के बारे में, तो जुडिशरी में क्या है, सबसे हमने देखा कि 3 होते हैं। एक आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यानी कि जो आपका है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो तीनों में सेपरेशन। अब हमारे यहाँ देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका जो है, जो सेंट्रल में यदि देखो तो जो कैबिनेट हमारे पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? लेजिस्लेचर के ही पार्ट हैं। यानी कि कोई भी भारत सरकार में, भारत में मंत्री बनने के लिए क्या होता है कि आइदर दोनों सदनों में, वो स्टेट में भी होता है, तो स्टेट में कुछ एक स्टेट को छोड़ करके बाकी में एक सदनात्मक ही है, सिंगल हाउस ही है, तो उसमें विधानसभा का सदस्य होना पड़ता है। लेकिन यदि जैसे अभी बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिस स्टेट में, सपोज महाराष्ट्र में के अभी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, तो उद्धव ठाकरे जो हैं विधान परिषद के सदस्य हैं।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो 3 जो देख रहे हो जो बड़े-बड़े स्टेट इधर हैं जहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो वहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या हैं? वो आपके विधान परिषद के सदस्य हैं। तो कई किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए, ये है। तो हमारे यहाँ क्या है कि वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं। अब एग्जीक्यूटिव में और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मंत्री बन रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बन रहे हैं, तो या तो उनको राज्यसभा या फिर लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। बहुत ऐसे हैं, जैसे मान के चलो कि एस जयशंकर, तो एस जयशंकर क्या हैं? राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि सपोज़ कुछ जैसे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली लोकसभा के चुनाव कुछ बार लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे, तो ठीक है, तो वो राज्यसभा के थ्रू आए। फिर जैसे मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो राज्यसभा की हैसियत से ही रहे, राज्यसभा के वो सदस्य थे, उसी की हैसियत से वो रहे, तो राज्यसभा का आइदर यदि आप उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हो, तो आपको 6 मंथ में उस सदन का सदस्य बनना होता है। 6 मंथ में आप उस सदन का जो सदस्य बन गए, तो आपका काम हो जाता है, आपके लिए वो काम बन जाता है। ठीक है? तो आप ये देख रहे हो कि जो हमारे यहाँ है वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। लेकिन इसमें अब ये मैं इस वज़ह से बता रहा हूँ कि टाइटल ही जैसे देखो है, व्हाई डू वी नीड अ इन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? अब यदि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब है कि वहाँ इंटरफेरेंस नहीं हो, अब किसी भी पार्ट का ऑर्गन होगा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो इंडिपेंडेंट हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? तो कह रहा है कि इन एनी सोसाइटी disputes are bound to arise between individuals, between groups and between individuals और groups and government। तो देखो कहीं भी वो जो ग्रुप है, कुछ पीपल हैं, कुछ पर्सन्स हैं, तो उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, कॉन्ट्रडिक्शन होना ही है। एवरीवन विल नॉट एग्री विद एवरीवन ना, कि जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो सोसाइटी है, तो उसमें किसी चीज़ को लेकर के, आइदर रास्ते को लेकर के, खेत को लेकर के, या फिर और है वायलेंस हुआ, डिफरेंट जो है कि जो कुछ लोग हैं मत्स्य न्याय में विश्वास करते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके कारण क्या है, सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होता है। अब उस डिस्प्यूट में आज के डेट में प्रॉपर सिस्टम है, पहले जैसे राजा था, तो राजा बहुत बार क्या है, वो अपनी विम्स एंड फैंसी से दंड दे रहा है, कि सपोज कोई आ गया, तो बहुत बार कुछ लोग ऐसा नहीं है कि इतिहास में भी बहुत सारे न्यायप्रिय राजा भी रहे हैं, लेकिन आज की तरह प्रॉपर तरीका से ट्रायल और ये नहीं, एकदम कभी बहुत बार है कि तुरंत राजा ने फैसला दिया कि यस, इसको 10 कोड़े मार करके छोड़ दो, या फिर इसे फांसी पे लटका दो, या फिर इसे जो भी है हाथी के पैर से कुचलवा दो, व्हाटसोएवर। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न जुडिशियरी है, तो उसमें से आपका प्रॉपर प्रॉपर प्रोसीजर है। किसी का भी राइट टू लाइफ, आपका जो आर्टिकल 21 में है, संविधान के आर्टिकल 21 में आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स 100% गारंटी नहीं है कि आपका राइट नहीं, लाइफ नहीं छीना जा सकता है। यस, आपका छीना जा सकता है, लेकिन वो आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? तो आपका प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है, वो उसके थ्रू होगा। आपका प्रॉपर ट्रायल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यस, किसी ने किसी की हत्या कर दी, या किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया, या किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया, तो सीधा आप, ऐसा नहीं है कि एकदम पकड़े और तुरंत फांसी पे लटका दिए या दौड़ा-दौड़ा करके मार दिया, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो जो भी है यहाँ प्रोसीजर बाय लॉ के। तो जो सोसाइटी है कहीं भी, जैसे कहते हैं ना कि गाँव वगैरह में, कि जहाँ बहुत सारे बर्तन हैं, तो वहाँ ढनमन होगा ही, यानी कि एक-दूसरे से टकराएँगे ही। लेकिन उन सारे चीज़ों को मैनेज करना के लिए आपको जुडिशरी चाहिए। All such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law। तो रूल ऑफ लॉ के अनुसार, रूल ऑफ लॉ जो हमने है ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। देखो जैसे डिटेल में हम जब पॉलिटी का क्लास देखेंगे, जो पेपर 1 वाले सब्सक्राइबर आप लोग हो, आप में से, तो वो पेपर 1 वाले में देखोगे कि हम इसको डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ जो है हमने इंग्लैंड से लिया है। तो कहीं भी जो सेटल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब जस्ट सोचो कि आपने कुछ काम किया,
ये और आपके ही खिलाफ कुछ केस कोई कर रहा है, मुकदमा कर रहा है, तो आपसे ये आशा है ना कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, ये माना जाता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। इसी वजह से देखो कि जजेज बहुत बार ऐसा होता है बीच-बीच में, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले देखो जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था कि यस कुछ जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके खिलाफ चीज़ों को लिखा था। या फिर जैसे पूर्व में भी देखा जाए बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे एसएच कपाड़िया सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो उनको रिलायंस का एक केस आया था, तो उन्होंने उस केस को लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी जो है वहाँ डायरेक्टर रह चुकी थी, वहाँ वर्क कर चुकी थी। तो अब यदि कोई भी लिटिगेंट है और उसका रिलेटिव है या कुछ उस ढंग से है, तो आप इंडिपेंडेंस नहीं रह पाएँगे, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुअली आप जैसे बुक्स वगैरह देखते हो, क्यों डिटेल में पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक आपसे बोला जाता है या किसी चीज़ को प्रॉपर तरीका से एनालिसिस, और जब पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेटेड वे में, अब यदि आप पेपर 1, पेपर 2 वगैरह को इंटीग्रेटेड वे में आप देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सारा जो चीज़ होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ प्रॉपर तरीका से इंडिपेंडेंट एक बॉडी होना चाहिए, और उस इंडिपेंडेंट बॉडी में जो है वो आपके रूल ऑफ लॉ फॉलो किए जाने चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ यदि नहीं फॉलो किया जाता है, तो क्या दिक्कत होगा कि किसी को प्रॉपर तरीका से न्याय नहीं मिलेगा, और किसी को न्याय मिलता भी है तो उसे विश्वास नहीं होगा। अब जस्ट सोचो कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका कोई भी पर्सन सपोज़ एक जज है, अब उस जज का भाई मान के चलो कि किसी केस में फँसा हुआ है और वही जज यदि फैसला सुना रहा है, तो भले वो सही भी फैसला सुनाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें से लगेगा ना कि ये जो है गलत फैसला सुनाया है, तो वो आपका दिक्कत उसमें होता है। तो जो जुडिशियरी है, उसको फैसला लेते वक़्त जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके बायसनेस वगैरह जो है, वो आपके नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है? अब देखो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जो है, डीपीएसपी, ये डीपीएसपी आप जब पढ़ोगे तो एक आर्टिकल 50 है, आर्टिकल आपका 50 है। तो वो कहता है कि आर्टिकल 50 जो है यानी कि आपका क्या है, पार्ट 4 में वो है ये, तो उसमें क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी व्हिच सेपरेट्स जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि देखोगे यदि 1973 के पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इनफैक्ट देखो आज भी बहुत सारे स्टेट में जो डीसी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और बहुत सारे स्टेट में उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो कुछ मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, इनिशियली था कि जो डीएम होते हैं, डीएम या डीसी व्हाटसोएवर कहते हो, तो उनका काम क्या था, जुडिशियरी का भी वर्क करना। तो आर्टिकल 50 जो कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी विच सेपरेट्स जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया 1973 में। इसके पहले जो थे, जो आईएएस बन गए, तो वो क्या करेंगे कि दोनों काम करेंगे। लेकिन अब जैसे है कि यदि आप वो जज का भी काम कर रहा है, अभी भी कुछ चीज़ों में आप वर्क करते हो, ऐसा नहीं, जैसे लैंड वगैरह वाले बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर्स जो होते हैं, अभी भी उनके पास पावर है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है प्रॉपर तरीका से 1973 में बहुत सारी चीज़ों को ये सेपरेट किया गया। अब देखो जितने भी आर्टिकल्स वगैरह के बारे में जानोगे, कुछ चीज़ें आप जानोगे, तो उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बहुत सारी जो हमारे पास जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो कहीं न कहीं जो इंडिपेंडेंस होना चाहिए और उसमें आपको लगना भी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। जैसे ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रंजन गोगोई जो हैं, तो रंजन गोगोई जो हैं, वो इंडिया के चीफ जस्टिस थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनफैक्ट जो शरद अरविंद बोबडे जो अभी एसए बोबडे जो हैं, वो उनके पहले जो चीफ जस्टिस थे, वो आपके रंजन गोगोई। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जैसे ही कुछ ये आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी 65 ईयर्स आपका पूरा हुआ, आप रिटायर हुए, उसके बाद आपने तुरंत ज्वाइन कर लिया, यानी कि राज्यसभा के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया, तो कहीं न कहीं ये आपका एक प्रॉब्लम होता है। मैंने इस पर एक अलग सा सेपरेट सा वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? तो दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ implies that all individuals, rich and poor, men or women, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। देखो इनिशियली पहले क्या होता था कि किसी शूद्र ने कोई अपराध किया है तो उसे अधिक दंड स्टेट देता था, लेकिन वही किसी ब्राह्मण ने किया तो उसको कम दंड दिया जा रहा है। लेकिन जो मॉडर्न लॉ है, तो आप चाहे रिच हो, कोई सपोज मिलियनायर हो, बिलियनायर हो, या कोई भीख मांग रहा हो, यदि दोनों को समान राइट है, मेन हो या वीमेन हो। हाँ, अब
कुछ चीज़ों में जो एक्सेप्शन है, वो उस अलग चीज़ देखा जाता है। लेकिन जो आपका है कि जो लॉ सबके लिए, अब जस्ट इमेजिन करो कि एक वीमेन है, वो प्रेग्नेंट है सपोज़, तो उसके साथ आप डिफरेंट ट्रीट करोगे। यदि उसने कुछ अपराध किया भी है, तो उसको सज़ा ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं मिलेगा। सर्कमस्टांसेस में, यदि उस सर्कमस्टांसेस में उसने किया है, तो उसे भी सज़ा मिलेगी। लेकिन यदि वो उस समय प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ आप अलग तरह से बिहेव करोगे। अब जैसे किसी को फांसी लगाना है या कुछ लगाना है, तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसको इक्वल ट्रीट नहीं करोगे, इक्वल ट्रीट होगा, सेम लॉ लागू होगा, लेकिन उसमें से डिफरेंस थोड़ा-सा होता है। लेकिन ये रिच और पुअर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मेन और वुमेन में, वो बायोलॉजिकल कंडीशंस के अनुसार रिलेटिव वेट आपका देखा जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, कोई भी कि आप कोई अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, एससी हो, एसटी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो सबके लिए। द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशियरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ ऊपर है, किसी के लिए भी व्यक्ति जो है आते और जाते रहते हैं। इंडिया के प्रथम चीफ जस्टिस सपोज जो थे मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वो आज नहीं है। बहुत सारे जजेस जो हैं वो नहीं है। लेकिन क्या है कि लॉ, रूल ऑफ लॉ, कल के डेट में आज महात्मा गांधी नहीं है, देश को आजाद कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो रहना चाहिए और वो सुप्रीम है। इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सेटल्स डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। जो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, ये किसी के हाथ में जो पावर है तो मत से न्याय नहीं होना चाहिए। कि जो मत्स्य न्याय में क्या होता है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। इस बात का ध्यान नहीं कि छोटी मछली को भी जीवित रहने का अधिकार है। जो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो उसमें सबको अधिकार है। जैसे आप देखोगे कि कुछ डिक्टेटर स्टेट्स हैं, जो डिक्टेटरशिप जहाँ चलता है, जैसे बहुत सारे कंट्री हैं, मान के चलो कि जैसे नॉर्थ कोरिया बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे ही आपका डिक्टेटरशिप का आता है, तो सबसे पहले आपका नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आता है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, किंग जुंग अन जो है, वो अपने फूफा जी को क्या हुआ कि जीवित कुत्तों से खिलवा दिया, सामने में कुत्तों को भी भूखा रखा और वो उसके फूफा जी थे उनको भी भूखा रखा। उसके बाद उससे कुत्ते से नोचवा-नोचवा करके खिलवा दिया। ये एक तरह से मॉडर्न सिविलाइज़्ड सोसाइटी इस चीज़ का कभी इजाज़त नहीं देता है। तो डिक्टेटरशिप वहाँ उस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है कि जो वो चाहता है वही होगा। जस्ट ये सोचो कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, जैसे आपके पास कुछ भी है, तो आप उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि जस्ट इमेजिन करो कि ये सिचुएशन भी है कि कोई भी यंग गर्ल्स है, तो उसे भी अपने पास बुला लेता है, उसके फादर का भी ये रूल्स था। या इनफैक्ट देखो ये फिर जो कर्नल मुअम्मार गद्दाफ़ी जो लीबिया का था, जो मारा गया, वो उसके साथ भी वही सिचुएशन था, डिक्टेटरशिप था कि यंग गर्ल्स हैं, उसे अपने पास ले आया, फिर उसके बाद उसने उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अपने जनरल्स, कमांडर्स और ये सब को, तो मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये सारी चीज़ें सब लोग इक्वल हैं। यदि कोई देखो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो नो डाउट आप एज़ ए प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जो हो वो इक्वल हो। लेकिन यदि आप, ऐसा नहीं है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इम्यून है कि किसी का किल भी कर देंगे तो उन्हें इम्यून नहीं। आपको सिविल सूट में आपके पास लिबर्टी है, या फिर आपने क्रिमिनल भी कुछ केसेस किए हैं तो आपको उचित टाइम दिया जाता है, उचित आपको वक़्त दिया जाता है, क्योंकि एक ऑफिस ऑफ डिग्निटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनके लिए भी इक्वल है। In order to be able to do all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressure। यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर में जुडिशियरी नहीं आना चाहिए। अभी जैसे देखो ये भी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो रहा है, इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है कि अभी जो फॉर्म बिल 3 फॉर्म बिल को पास किया गया पार्लियामेंट से। अब इसमें से प्रोटेस्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, इस बात का आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो। अभी जो रेगुलर और जो है दिशा रवि वगैरह का जो अरेस्ट वगैरह हुआ, ग्रेटा थनबर्ग और जो रेहाना, ये सब का ट्वीट आप देख रहे हो, टूल किट वगैरह का मसला देख रहे हो।
तो कहीं न कहीं देखो, जो भी न्यूज़ में आता है, कहीं न कहीं सबको आपको इंटीग्रेटेड वे में चलना है। जैसे करंट अफेयर में आप ये देखोगे कि जो च ग्रेटा थनबर्ग कौन है, या फिर आपका जो टूल किट क्या होता है, इस सब के बारे में मान के चलो, तो जैसे सोशल मीडिया वगैरह में आज की डेट में चीज़ों को प्रचार-प्रसार करना आसान होता है। जैसे पहले के टाइम में होता था कि कोई भी न्यूज़ किसी को देना है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थ्रू लेटर के थ्रू, जैसे 1857 की ही क्रांति होती है, तो उसमें देखोगे ना कि जो रोटी और कमल मान के चलो है, तो रोटी और एक कमल का फूल, तो उसमें से कहीं न कहीं आपका जो है कि ये सिचुएशन है कि यस, आपको इस तरीके से, लेकिन आज सोशल मीडिया में तुरंत आपका कुछ भी अमेरिका में होता है, तो तुरंत आप इंडिया में जानते हो। लेकिन ये इन सारी चीज़ों के बीच में क्या हुआ कि जो भी चल रहा था, जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से एक इंटरफेयर किया कि यस, जो अभी फार्म बिल है, अभी फिलहाल लागू नहीं होंगे, वो जो कानून पास हुए हैं, जो एक्ट पास हुए हैं, उसको एक्ट कह सकते हो, तो उसमें से जो पास हो जाता है तो उसको एक्ट कहते हैं, तो एक्ट वो अभी लागू नहीं हो सकते हैं। उसके लिए सरकार भी इनफैक्ट बातचीत के लिए तैयार है, और बातचीत हो रही थी, और उसमें से उसने ये बोला भी था सरकार ने कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को जो है इम्प्लीमेंटेशन से रोक सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो एक कमिटी गठित की। अब कमिटी गठन किया, तो उसमें से देखो, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ज़रूरत है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने ये किया कि जिन कमिटी में जिन भी लोगों को, आप जैसे प्रोफेसर गुलाटी हों, अशोक गुलाटी और बहुत सारे मेंबरान्स जो भी हैं, तो जो किसान फार्मर प्रोटेस्टर हैं, या फिर और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने भी बोला कि जो ये सारे के सारे जिन भी मेंबर्स को आपने रखा है, वो टेक्निकल कमिटी आपने बनाया है, एक्सपर्ट कमिटी आपने बनाया है, लेकिन ये सारे के सारे मेंबरान्स जो हैं, इन्होंने सपोर्ट किया था कि ये फार्म बिल देश हित में है, किसानों के हित में है, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होना है। तो कहीं न कहीं यदि आप ये करते हो, तो एक होता है ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अ, नहीं रह पाता है। फिर और कुछ चीज़ों में देखो कि जैसे आप मिस्टर सो एंड सो व्हाटसोएवर है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई एक आदमी है जिनके अरेस्ट जब पुलिस करती है, तो तुरंत आप इंटरफेयर करते हो, तुरंत इंटरफेयर कर रहे हो कि यस, जो भी है राइट टू फ्रीडम जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं ईयर्स से जेल में पड़े हुए हैं, आप उनके केस में नहीं देख रहे हो। तो कोई सरकार के साथ इन्फ्लुएंशियल उसका रिलेशनशिप है, तो आप उसके बेल के लिए तुरंत अ, तैयार हो जाते हो, और कुछ जो पर्सन जिनका रसूख नहीं है, जो रसूखदार नहीं है, उनके लिए आप टाइम नहीं देते हो, तो कहीं न कहीं ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन में आता है। अभी ही देखो, जैसे जो महुआ मोइत्रा जो है, वो तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो अभी सदन में इनके खिलाफ, जो रंजन गोगोई के खिलाफ एक तरह से जो बोली ना कि जो पूर्व जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ जो है सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो भी है आपका आरोप लग रहा है, और उसके बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबरशिप दे दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम होता है कि इनको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था राज्यसभा का मेंबरशिप, एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक नहीं लेना चाहिए। देखो, यदि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हो, तो देश के लिए आप एक एसेट हो, देश के लिए आप एक सम्मान के वस्तु हो। जैसे यदि सम्मान के व्यक्ति हो, आप सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हो। आप उस 2 साल में आप देश को, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए, तो उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया ना, उन्होंने भारत को जाना, भारत को समझा, भारत के बारे में जो भी कुछ था, उस चीज़ के बारे में अवेयर हुए। तो आप ये तो कर सकते थे कि यस, 2 साल तक के लिए आप जाते, कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी में आप टीच कर सकते थे, टीचिंग कर सकते थे, या फिर ऐसा नहीं है पैसे लेकर के नहीं, आपके पास पेंशन तो मिल ही रहा है, आपके पास वो कमी नहीं है, तो आप कहीं भी गेस्ट लेक्चर वगैरह कर सकते थे। बहुत सारी आपके पास होती है सोसाइटी, आप बहुत मान के चलो ट्रैवल वगैरह नहीं किए, अपने गाँव, अपने स्टेट, सपोज़ आप आसाम से हैं, तो आप आसाम जा सकते थे, वहाँ के लोगों के ट्राइबल्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के लोकल लोगों के आपके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को जानते, समझते, तो टाइम दे सकते थे, तो कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये पहले हैं, जैसे जस्टिस पी सथा शिवम जो है केरल के गवर्नर बन गए, तो एक तरह से आप फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, फिर गवर्नर का तुरंत पोस्ट सँभाल ले रहे हो, तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स क्या होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट
The other organs of the government, like the executive and legislature, must not restrain the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do the justice। यानी कि जो भी है जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन है, थ्री ऑर्गन है, तो दो दो एक तो जुडिशियरी खुद हो गया, एक दूसरा ऑर्गन, दो दो अदर ऑर्गन जो क्या है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है जो ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर इसमें से नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपके इस ऑर्गन में ये नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रेन द फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू डू द जस्टिस। यानी कि इस ढंग से आप इंटरफेयर नहीं करो कि इंटरफेयर करने लगो कि वो वर्क ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि जो इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, ये दूसरे ऑर्गन है, इसको अननेसेसरी परेशान नहीं करनी चाहिए। द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशियरी। यानी कि देखो, जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है, तो जिस पार्टी के फेवर में वो रहता है, तो जनरली ये बोलेगी कि यस, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। अब जो डिसएग्री हुआ तो वो भी नहीं बोल सकता है ना कि हम सम्मान नहीं करते हैं, वो भी बोलेगा कि सम्मान करते हैं, लेकिन जो क्या है कि शायद ये होना चाहिए था, तो वो ये बोलते हैं। लेकिन जिनके फेवर में गया है, वो एकदम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि यस, जो भी जुडिशियरी ने बोला है एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका होता है कि द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशियरी। यानी जो जुडिशियरी डिसीजन दे रही है, उस पर जो है वो आपका इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि आप उसके इन्फ्लुएंस में अब जज मान के चलो कि जैसे जस्ट जो बाबरी मस्जिद वाला है, तो बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ ऑब्वियसली है, उसका राम मंदिर जो है उसका ये शिलान्यास भी हो चुका है, यानी कि सॉरी, उनका जो ये किया गया है आपका जो स्टोन लेइंग सेरेमनी जो है, आपका जो भूमि पूजन जो है, वो हो चुका है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बनेगा तब उसका ये होगा। तो लेकिन क्या होगा कि वहाँ मंदिर बनने के लिए किया जा रहा है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, धीरे-धीरे लोग डोनेशंस वगैरह ये कर रहे हैं। तो अब उसके बाद देखोगे, यदि उस जजमेंट में देखो, तो कहीं न कहीं जो ये माना जाता है कि रंजन गोगोई को जो राज्यसभा का जो मेंबरशिप मिला, तो वो एक तरह से अवार्ड के रूप में मिला। लेकिन जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। अब इसी वजह से देखोगे कि जजेस जो है अभी कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं, और वंस अपॉइंट हो गए तो उनकी जो सैलरी है, उनके जो पावर हैं, वो उनको नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं किया जा सकता, उनको कम नहीं किया जा सकता है। Independence of judiciary does not imply arbitrariness और absence of accountability। यानी कि जो arbitrariness नहीं होना चाहिए of the judiciary does not imply arbitrariness or absence of accountability। Judiciary is a part of the democratic political structure of the country। It is therefore accountable to the constitution, to the democratic tradition एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इंप्लाई आर्बिट्ररीनेस और अब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटेबल ही नहीं हो, आपका जो मर्जी है वो करो। यस, जो कहते हैं ना कि जो हमने देखा ना कि फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया कि जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, देयर शुड बी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस, कि ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से ही सारा काम कर रहा है। तो इसका इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आपके पास अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जुडिशियरी इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। जो कहता है ना कि हमारे संविधान में क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया है, उनका विल का जो है प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, उनका जो प्रॉपर जो जो डिज़र्व वो करते हैं, पीपल का बिल, जो बिल है इंडिया का, इंडिया के सिटीज़न्स का, तो उनका सम्मान होना चाहिए। अब देखो, हमारे यहाँ जो है यूनिफाइड जुडिशियरी है। यूनिफाइड जुडिशियरी का मतलब है कि स्टेट का जो है अलग जुडिशियरी नहीं है और सेंटर का अलग नहीं है, सारे एक हैं। यूनिफाइड आपका जुडिशियरी हमारे पास यूनिफाइड है। अब देखो, बहुत सारे चीज़ों में हमारे पास क्या है, एक तरह से कोर्ट का हायरार्की बना हुआ है, लेकिन जो ये स्टेट, हाँ, आप देखोगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके जजेस वगैरह हैं, इनके अपॉइंटमेंट और इनके ट्रांसफ़र, ये और इनको सपोज़ डिसमिस करना, ये सब जो है, यहाँ तक जो गवर्नर के नेम से होता है। लेकिन फिर भी इंडिया में जो है जुडिशियरी जो है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। जैसे इनका ट्रांसफ़र करना है,
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उनके जजेस वगैरह को जो ट्रांसफ़र वगैरह करना है, प्रमोशन देना है, ये सारी चीज़ों को करने का जो काम है, वो गवर्नर के एक तरह से ऑब्वियसली गवर्नर डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर करेंगे, लेकिन वो गवर्नर के नाम से होता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके होते हैं, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब देखो, इसमें से जो आपके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो उनके सपोज़ उनको रिमूव किया जाना है, तो वो एक तरह से प्रोसेस जो होता है लाइक इम्पीचमेंट टाइप का होता है, लेकिन वो इम्पीचमेंट एक्चुअल नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट शब्द जो है, इम्पीचमेंट जो वर्ड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सिर्फ़ इम्पीच किया जा सकता है और अदर जो ऑफिशियल्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है। मान के चलो कि जो सपोज़ जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं और ये सारे और बहुत लोगों का तो बहुत लोगों के जो प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस इस ढंग से होते हैं कि उनको जो है हटाने के लिए जो पार्लियामेंट्री रूट से जाना पड़ता है। लेकिन जो आपको इम्पीचमेंट उसको नहीं कहते हैं। तो हमारे यहाँ जुडिशियरी जो है यूनिफाइड है। हाउएवर जो ये दोनों लोअर हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो उसमें से क्या है कि अपॉइंटमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में यानी कि गवर्नर के नेम से होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट चाहे कहीं का भी हो तो वो उसका जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ओथ जो है वो गवर्नर दिलाएँगे, लेकिन जो उनको रिमूवल वगैरह जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो अब सबऑर्डिनेट कोर्ट सबसे जो नीचे कोर्ट है वो क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो क्या होते हैं? कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट देखो बहुत बार जगह होता है कि आपका जो एक डिस्ट्रिक्ट में कई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट सपोज़ हैं, तो उनके पॉपुलेशन बहुत है। अब सपोज़ मान के चलो कि उत्तर प्रदेश लो, तो उत्तर प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे जो प्रयागराज है, आपका इलाहाबाद है, तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन कुछ और जो है आपका वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में ही लो, पटना जो है डिस्ट्रिक्ट सबसे मान के चलो पॉपुलेशन वाइज़ जो है बहुत बड़ा है। फिर आपका यदि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट लें, तो पॉपुलेशन जो है इसका बहुत कम है, बहुत-बहुत कम है या शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उसमें से डिपेंडिंग ऑन कि कितने उसकी ज़रूरत है, जो जजेस वगैरह के और कितने केसेस केसेस देखो हमारे यहाँ बहुत पेंडिंग है, 3 प्लस करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क जो क्या करता है कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। अब देखो, ये क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डील्स विथ केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो अराइज केस हो रहा है, तो ये क्या है लोअर कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, इसका डिसीजन को ये देखता है कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स और डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब देखो कुछ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिस कुछ उस ढंग से, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस का डायरेक्ट सुनवाई होता है। अब देखोगे कि हाई कोर्ट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो एक जो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है, क्या है उसके पास अपील भी कर सकता है, कोई भी अपीलीय होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है मान के चलो सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर जैसे किसी का फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो वो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अभी जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो यदि आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, आप थ्रू प्रॉपर चैनल ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट करेगी यदि ऐसा सिचुएशन होता। लेकिन यदि आपकी किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, तो आपके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन यदि आपको किसी ने किडनैप कर लिया और वो पता है कि शरीर जो आपका बॉडी जो है उसके कब्ज़े में है, तो आपके बिहाफ़ पे कोई भी जो है डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है, ठीक है? या फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है, हैबियस कॉर्पस के थ्रू यानी कि जो 226 के अंतर्गत जा सकता है हाई कोर्ट और 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसा कि आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर के सिचुएशन में हुआ कि बहुत सारे जो लीडर्स थे, उनको नज़रबंद करके रखा गया, यानी कि एक तरह से डिटेंशन में रखा गया, डिटेंशन टाइप के हाउस अरेस्ट ये कह सकते हो। तो उस सिचुएशन में है कि जो भी आपका यदि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो फंडामेंटल राइट जो है, उसके वायलेशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सबसे पहले ये देखना है कि यस हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी है। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या है, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट क्या है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स का अपील कैन इश्यू रीट्स
फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। तो रिट्स आपका जो है आर्टिकल 226 जो है, 226 आपका हाई कोर्ट का है। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट और एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। और यानी कि जो ये कोर्ट्स हैं, इनके जो देख-रेख वगैरह जो ये वर्क कर रहे हैं सही से या नहीं, कुछ इश्यूज हैं, तो उनको ये डील करता है, वो डिस्कस करता है। अब देखो, जैसे कहीं भी मर्डर हुआ कुछ या किसी का रेप हुआ या उस टाइप के, तो डायरेक्ट कोई हाई कोर्ट नहीं जाता है, वो भी आप अपील में जाते हैं, कि है ना, कि कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, उसमें हाई कोर्ट में भी कुछ प्रोसीजर्स है, जैसे लोअर कोर्ट ने जैसे सपोज किसी का कुछ एक्टिविटी है, तो वो आप अपील करते हो हाई कोर्ट में, मेजोरिटी जो होता है। जब आपका फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है वो रीट जुरिस्डिक्शन वगैरह है, तो रीट जुरिस्डिक्शन वगैरह के लिए ही आप डायरेक्ट जो है जाते हो हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वैसे एक इंडिविजुअल जो होता है, तो वो फंडामेंटल राइट के केस में ही जा सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको थ्रू अपील के थ्रू जाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर जो है, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि इसने जो डिसीजन दिया उसको बाइंडिंग होता है। कैन ट्रांसफर जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफर वगैरह। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, यानी कि किसी भी कोर्ट का ये कह सकता है कि हम इसको डायरेक्ट सुपरवाइज करेंगे, इस केस का डिसीजन हम लेंगे, अब अदरवाइज कोई और इस पर एक्शन नहीं लेगा। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अभी देखो, जैसे जयललिता सपोज थी, जयललिता या फिर शशिकला, तो उनको क्या है, जो उन्होंने क्या है गलती, जो भी है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट जो है, आय से अधिक संपत्ति के केस में जो जयललिता भी जेल में रही हैं, और शशिकला अभी जो छूटी हैं जेल से, तो वो अपना शायद 3 इयर्स या समथिंग टर्म पूरा करके, या फिर और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो जो एक तरह से लगा कि फेयर ट्रायल मिलने के लिए, कि मान के चलो कि जैसे जयललिता, तो जयललिता अब शी इज़ नो मोर, तो उन जब वो थीं, तो ये लगा कि वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जैसे ये पनीर सेल्वम को मौका जब दिया गया था चीफ मिनिस्टर के लिए, तो क्या है, वो कन्विक्ट जब हुई, वो जेल गई, तो उनका केसेस को सपोज है ट्रांसफर किया गया आपका कर्नाटक, इस वजह से कि शायद उनका फेयर ट्रायल हो सके, क्योंकि जो एक रसूखदार पर्सन है, और अम्मा अम्मा के नाम से वो पूरा फेमस थी, तो अम्मा का प्रॉपर तरीका से हो सकता है जजेस जो बायसनेस दिखाएं, तो इस वजह से है कि उसको ट्रांसफर केसेस को वन हाई कोर्ट से अदा किया जा सकता है, या किसी को केस को जो है वो अपने यहाँ ले सकती है। जैसे एक एसएलपी होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है? तो स्पेशल लीव पिटीशन वो वन आर्टिकल 136 के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 है उसके तहत जो है स्पेशल लीव पिटीशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कह सकती है कि कोई भी, जैसे आप देखोगे असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिजल्ट का आपका चल रहा है, तो ऑब्वियसली है कि 2019 का जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट, यानी कि ओपन कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी वाले, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों का तो रिजल्ट आ चुका है, ऑब्वियसली है, कुछ का रिजर्व में है, वो तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, हमेशा होता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाला का है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ईडब्ल्यूएस वाला का क्या है कि एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अप्रैल में शायद 7 अप्रैल या समथिंग को सुनवाई होना है, और एक आपका जो है एसएलपी भी है, स्पेशल लीव पिटीशन है, वो भी अप्रैल में कुछ फाइनल होना है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ को जो है वो अपने पास सुरक्षित रख सकती है, कि इसका फैसला जो है वो हम करेंगे, ठीक है? अब देखो, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, तो इसमें क्या है कि देखो, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगेस्ट स्टेट्स। तो ये जो आपका है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये देखो, सारे जो हमने ये सब है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी आप क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी क्लास 11th में ये चीज़ें मिलेगी। देखो, अदरवाइज पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो आपको पेपर 2 में हेल्प करेगा। लेकिन अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, तो वो सफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली है, जैसा पेपर 1 में जो मैं भी जो कवर कराऊँगा, वो लक्ष्मीकांत ही कराऊँगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत मैं समझता हूँ कि वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। उसको यदि आप कर लेते हो, तो लक्ष्मीकांत करने के बाद कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन जो होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगेस्ट स्टेट्स। मानिए वन स्टेट एक तरफ है, दूसरा स्टेट दूसरा तरफ है। अब देखो, एक अपीलेट, अपीलेट का मतलब है कि अपील,
लोअर कोर्ट से अपील सुनता है। जैसे कोई भी केसेस सपोज़ हमने देखा कि जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो ये एक अपीलीय न्यायालय भी है, यानी कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है अपीलीय शक्ति। अपील जो है वो एक कोर्ट ऑफ अपील भी इसको कहते हैं। तो इसका क्या काम है कि ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब देखो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वगैरह भी आते हैं जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने से संबंधित होता है। फिर नेक्स्ट है एडवाइजरी। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ जो है एंड लॉ उसके लिए एडवाइस एडवाइस करता है। तो एडवाइस करने का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट ये बोलेंगे। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हो तो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान के चलो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस मांगेंगे कि क्या सिचुएशन होना चाहिए कि यस हम कोई भी एक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। तो चूंकि देखो जो ये माना जाता है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉ के जानकार हो या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो जजेज हैं, जुडिशियरी जो है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं तो ये तो माना जाता है कि लॉ में वो लर्नेड पर्सन है, वो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट फिर आपका जो है रीट है, तो रीट है कि कैन इशू रीट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्स्योररी एंड क्यू बारंतो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये हम इस सब के चूंकि ये अपने आप में ही देखा जाए तो ये कंप्लीट एक चैप्टर है। तो ये सब जो है आप पेपर वन में देखोगे, पेपर वन वाले चीज में देखो। तो ये क्या है रीट। रीट में क्या होता है कि जैसे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप थ्रू रीट के जा सकते हो कि सपोज हैबियस कॉर्पस, जनरली हैबियस कॉर्पस का सबसे अधिक केस आता है कि यदि डिटेंशन किया गया है किसी को, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मान के चलो ना कि एक अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट होता है प्रॉपर तरीका से, क्राइम किया गया तो वो अरेस्ट हो रहा है। एक डिटेन किया जाता है प्रीएम्प्टिव डिटेंशन, जो होता है कि प्रीएम्प्टिव डिटेंशन भी होता है और एक प्यूनिटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन जो प्रॉपर तरीका से है या नहीं है तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो हैबियस कॉर्पस का जो केस होता है बहुत ज्यादा आता है। फिर आपका देखो स्पेशल पावर्स है ना, can grant a special leave to any appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India। जो आर्टिकल 136 के तहत जैसे आप अपने असिस्टेंट कमांडेंट के केस को उससे देख करके देखोगे तो वो ज्यादा तरीका से समझ में आएगा। तो ये आपका स्पेशल पावर है। फिर देखो अब एक जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, ठीक है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म देखो बराबर आपका चर्चा में रहता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म हैज हैड मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट आल्सो ग्रुप्स एक्सेस टू द कोर्ट। यानी कि एक पीआईएल आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल के थ्रू जो है कि कोई भी इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है सिर्फ वही पीआईएल दायर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके बिहाफ पे जो है पीआईएल दायर कर सकता है। इट हैज फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। इट हैज also made an attempt to make the electoral system much more free and fair. The court asked candidates contesting elections to file affidavit indicating their assets and income along with educational qualifications so that the people could elect their representatives based on accurate knowledge। ठीक है? तो there is however a negative side of the large number of PILs and the idea of proactive judiciary। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवरबर्डन द कोर्ट। देखो अब जो पीआईएल वगैरह जितने भी आ रहे हैं तो है ना कि देखो इट हैज फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं जैसे देखो बहुत बार क्या हुआ कि जुडिशियरी के पास लोग क्यों आते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपना वर्क नहीं कर रही है। अब डायरेक्ट आप पार्लियामेंट से कुछ नहीं पूछने जाते हो, आप एग्जीक्यूटिव आपके पास रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली क्या है कि जो आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं वो रिस्पॉन्सिबल है आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इसने क्या किया है कि थ्रू पीआईएल, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म पीआईएल फाइल किया जा रहा है, उसके थ्रू जो है इसने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है। इट हैज ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। पहले देखो ये बिहार वगैरह में इलेक्शन होता था तो बहुत लोग मरते थे, बहुत लोग जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस में मरते थे। आज के डेट में ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही है। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम along with educational qualifications so that the people could elect their representative based on accurate knowledge। उसके बाद आज के डेट में और भी है कि जैसे आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं या आपने कहीं जेल वगैरह ये सब गए हैं तो ये सब भी रिकॉर्ड देना होगा ताकि कैंडिडेट के बारे में जो जनता जो मतदान दे रही है वो जान सके। लेकिन ये पीआईएल वगैरह के थ्रू क्या है, हमारे यहाँ जजेज का स्ट्रेंथ बहुत कम है।
अभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में मान के चलो कि 34 जजेस हैं टोटल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में को मिला करके। कम से कम इंडिया का इतना प्रॉब्लम है कि कम से कम 100 प्लस जजेस होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यदि आप जजेस की संख्या बढ़ाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो ऐसा नहीं है ना, उनके लिए रहने के लिए बंगला, जैसे आप कभी दिल्ली के जो ल्यूटियंस जोन जिसको बोलते हैं, तो ल्यूटियंस जोन जिसको बोलते हैं, तो उस एरिया में यदि जाओगे, सपोज आप राजाजी मार्ग और बहुत सारे जो है तीन मूर्ति मार्ग, ये सब मार्ग में देखोगे जजेज वगैरह के हाउसेस हैं। तो एक एक जजेज का जो हाउसेस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब उसमें से एकोमोडेशन भी उनको देना पड़ता है, सैलरी वगैरह। देखो कंट्री इतना बड़ा है कि सैलरी बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी एज सच बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको रहने के लिए आवास वगैरह, जैसे अभी देखो, मान के चलो 2026 तक, 2026 के बाद सपोज है कि पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ बढ़ना है, क्योंकि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंशन को देख करके। क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत बढ़ गई है, उस अनुसार रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कम है। तो अब यदि आप पार्लियामेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बढ़ाते हो, तो उनके एकोमोडेशंस वगैरह बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो एकोमोडेशंस के लिए उनको अधिक स्पेस की आवश्यकता होगी, अधिक जगह की ये जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें से ओवरबर्डन के ये भी हुआ है। तो दिस इज हाउएवर ए नेगेटिव साइड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स एंड द आइडिया ऑफ ए proactive judiciary. In the first place, it has overburdened the court. Secondly, judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and the legislature on one hand and the judiciary on the other hand. ठीक है, तो इसका मतलब है इसने जो लाइन है, वो कहते हैं ना कि वो लाइन जो है उसको वो कम कर दिया है, कि जो एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेटिव के केस में जो है जुडिशरी काफी इंटरफेयर करती है। द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव डोमेन्स। तो एग्जीक्यूटिव डोमेन्स को भी ये इंटरफेयर करती है। दस फॉर इंस्टांस रिड्यूसिंग एयर और साउंड पॉल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज नॉट एग्जैक्टली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी का ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरफेयर कर रही है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे जो है एक टर्म आता है जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, तो वो जुडिशियल ओवर रीच भी ये किया जा रहा है। ठीक है, these are matters to be handled by the administration under the supervision of the legislature. Therefore, some people feel that judicial activism has made the balance among the three organs of government very delicate. ठीक है, democratic government is based on each organ of government respecting the powers and jurisdictions of the other. Judicial activism may be creating a strength on the this democratic principle. तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी। अब देखो ये एनसीईआरटी से हमने डायरेक्ट लिया हुआ है। अब यदि देखोगे एनसीईआरटी में बहुत अच्छी ब्यूटी है कि यदि आप इसको पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी बताता हूँ ना कि एनसीईआरटी को आप प्रॉपर पढ़ो, सेकंड पेपर में आपको बहुत काम आएगा। ये डायरेक्ट आप इन चीजों को लिखते हो, इन सारी चीजों को, तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स फेच करेगा। ठीक है, तो आपने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच एक टर्म आता है, जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल एक्टिविज्म तक ठीक है, लेकिन ओवर रीच है, अधिक बहुत अधिक जो आपका इंटरफेयर कर रहे हो वो आपका डिमेरिट होता है। ठीक है, तो हमने ये आपका जुडिशरी के संबंध में कुछ चीजों को देखा। नेक्स्ट जो हम फाइनेंस कमीशन एंड अदर एस्पेक्ट्स के संबंध में देखेंगे। उसके बाद फिर जो है हम एक एसे, एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट, तीनों को सेपरेट सेपरेट देखेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताएं और कंटिन्यू वर्क करते रहें। ओके, थैंक यू।